Hello everyone, welcome to the another session of the continuing chapter of the money. आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मनी वी आर गोइंग टू स्टार्ट। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा। हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो पढ़ा था बार्टर सिस्टम पढ़ा था। बार्टर सिस्टम के क्या प्रॉब्लम्स थी, क्यों बार्टर सिस्टम एबोलिश किया गया, वो 4 रीज़न्स हमने पढ़े थे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मनी का इवैल्यूएशंस कैसे हुआ, मनी के इवैल्यूएशन में कौन कौन से पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े थे। कमोडिटी मनी, जिसके बाद मैटलिक मनी, पेपर मनी, फिर हमने पढ़ा था डिजिटल मनी यानी कि डिजिटल करेंसी, फिर हमने क्रिप्टो करेंसी पढ़ा था। ये सब चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। आज लास्ट 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं इस चैप्टर के हमारे, और इन 2 चैप्टर्स में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। विल स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें सप्लाई ऑफ मनी पढ़ेंगे, और सप्लाई ऑफ मनी, और एक लास्ट टॉपिक और है जो है हमारा मनी सप्लाई के टाइप्स, जो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि किस चीज़ों को मिला के आप मनी सप्लाई बोल सकते हो। वो सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी जो पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे मनी से। फंक्शंस ऑफ मनी। देखिए बेटा, फंक्शंस ऑफ मनी कुछ भी एडिशनल नहीं है। आपने जो 4 पॉइंट्स पढ़े थे बार्टर सिस्टम्स के अंदर कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी। जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी वही सारे काम मनी करती है। जैसा कि हमने पढ़ा था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? Money is it is a particular value, particular thing which can be used as a medium of exchange. आप इसको कहीं पे देते हैं, इसके बदले आप गुड्स लेते हो। आपको कमोडिटी के बदले कमोडिटी देने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू गिव जस्ट अ मनी बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिसाइडेड द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड यू हैव टू गिव दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, you have to buy that particular product and you have to give money to them. Okay, so that is basically medium of exchange. Second was what? मेज़र ऑफ वैल्यू। मनी क्या करती है? हर एक प्रोडक्ट की चीज़ की वैल्यू डिसाइड कर देती है। हम बोलेंगे कि चेयर है, तो चेयर आप कितने में आती है? चेयर मान के चले हमने 350 रुपीज़ की चेयर है। अगर हमने बोला कि स्कूटर है, स्कूटर की कीमत कितना है? 50,000 रुपीज़। तो ये एवरीथिंग इज़ स्टोर्ड इन अ वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं कि मनी वैल्यूज़ में हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। हर एक का प्राइस डिसाइडेड है, टैग डिसाइडेड है, प्राइस टैग कि हाँ 1 किलो गेहूँ के बदले आपको 20 रुपये देने हैं, बात बराबर। तो दिस इज़ कॉल्ड मेजर ऑफ वैल्यू। द थर्ड वन इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं, लेक ऑफ बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, और ये इसका फंक्शन हो गया मनी का। और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? याद है किसी को? याद है? ओके, चलो आई थिंक सबको याद ही है बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने एक एग्जांपल लिया था कि डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर में अगर कोई पेमेंट करना है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बार्टर सिस्टम, बट विद द हेल्प ऑफ मनी इट इज़ पॉसिबल। आज आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हो, उसको 5 साल तक आपको कंटिन्यू करना है, तो 5 साल के बाद भी आप उसको रीपे कर पाओगे एज इट इज़, सेम वे में फ्यूचर पेमेंट कर पाओगे। दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और द लास्ट वन वॉज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब किसी चीज़ को आप क्या कर सकते हो? स्टोर करके रख सकते हो। स्टोर करने का मतलब क्या हो गया? आज आप पोटैटो ले लो 10 किलो, उनको स्टोर करो, क्या वो 5 साल के बाद भी आपको पोटैटो मिलेंगे? नो। या आप एक 10 किलो टोमेटो ले लो, उनको भी स्टोर कर दो, हाँ 2 साल, क्या आप तो 15-20 दिन के बाद भी उन टोमेटो को देखोगे तो आपको टोमेटो नहीं मिलेगा, टोमेटो केचप मिलेगा उसमें से। बस वो एक ही चीज़ काम आएगी, वो टोमेटो केचप कहीं कुछ काम नहीं आने वाला है ना। तो स्टोर ऑफ वैल्यू इज इट वाज नॉट पॉसिबल इन द बार्टर सिस्टम, बट इट इज़ पॉसिबल इन द मनी वैल्यू, क्योंकि आप 2000 रुपये का नोट फटाफट लेके अपने पर्स में रख दो, और जब स्कूल खुलेंगे तब जेब में से निकाल लेना सब बच्चे, एज इट इज़ मिलेगा 2000 रुपये का नोट। ठीक है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू। तो दीज आर द 4 फंक्शंस ऑफ मनी। जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम है वही मनी के फंक्शंस हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। हमारी जो बुक है उस बुक के अंदर उसको मनी ऑफ फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है, जिसको हम बोलते हैं कि प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, कंटिजेंसी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में वही मेजर ऑफ वैल्यू आ जाएगा, उसके अलावा आपका
मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा, ये सब चीज़ें। सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर अगर आप ये देखोगे स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। और कंटिजेंट फंक्शन में बेसिस ऑफ क्रेडिट, उधार के लिए भी तो बहुत ज़रूरी है, उधार के लिए पैसा ही ज़रूरी है ना। बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, है ना। आप इनकम जैसे कोई आपके लिए काम करेगा तो उसके बदले उसको क्या दोगे, सैलरी। आपके यहाँ जो वर्कर्स काम करेगा उसको वेजेस दोगे। तो ये सब चीज़, इक्वलाइजेशन ऑफ मार्जिनलिटीज एंड प्रोडक्टिविटी मार्जिनल इक्वलाइजेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज एंड प्रोडक्टिविटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को आप कैसे काउंट करोगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा 8 घंटे काम करता है, तो 8 घंटे काम को आपने वैल्यू में डिसाइड कर लिया था, ठीक है, तो मनी में काउंट कर लिया। और फिर मान लो वो 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करता है तो आप उसके लिए उसको एक्स्ट्रा वेजेस देते हो, एक्स्ट्रा सैलरी देते हो, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटीज़ एंड प्रोडक्टिविटीज़ को भी ये मेजर कर सकती है कि आप जो एडिशनल वर्कआउट करवा रहे हो उसको मेजर करना, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं। बेसिकली आपको वही 4 फंक्शन लिखने हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं, है ना। तो 4 फंक्शन अगर आपको लिखना है, पॉइंट आउट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर मीडियम ऑफ है, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको फटाफट, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। ये 4 पॉइंट लिखेंगे तो भी इजी है, कोई इनको डिवाइडेशन करने की जरूरत नहीं कि प्राइमरी फंक्शन कौन से, सेकेंडरी कौन से और कंटिजेंट्स कौन से। नो नीड, इतना डिटेल में इस चैप्टर से कभी भी नहीं पूछते हैं, नथिंग पूछेंगे नहीं, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू स्टडी यू कैन गो विद दैट, विद द बुक यू कैन गो। दीज आर द शॉर्ट नोट्स विच आई एम गिविंग टू यू ऑन दिस, ओके। दिस यू कैन राइट, दिस मस्ट बी कंप्लीट इन योर इकोनॉमिक्स बुक दैट आई एम गोइंग टू चेक, ओके। क्लियर, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जिसको भी नोट डाउन करना है, क्लियर, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसको हम बात करते हैं। वेट फॉर 1 मिनट, आई विल ओपन दैट PDF। ओके, नाउ लिसन, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ये हमारा नया टॉपिक है। इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है नॉट इन कोर्स, दैट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट देयर, इट इज़ इन द कोर्स ओनली। देर आर 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3 एंड M4, जो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, M1, M2, M3 एंड M4, दीज आर द 4 मेजर्स। बट आपके कोर्स में जो है वो सिर्फ और सिर्फ M1 है, M2, M3, M4 आपके कोर्स में नहीं है, क्लास 12th के अंदर नहीं आएंगे, बट मैं आपको चारों पढ़ाऊँ। अब आप लोग बोलेंगे सर चारों क्यों पढ़े, जब आएंगे ही नहीं कोर्स में क्यों पढ़े। बेटा नॉलेज के लिए पढ़ना है ना, उनको अंडरस्टैंडिंग करनी। एक जब चारों पढ़ लेंगे तो एक की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। देखिए मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे RBI से बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने 4 बेसिकली मेजर दिए कि 4 तरीके से आप मनी सप्लाई को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मनी सप्लाई को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर कितना पैसा है, मार्केट के अंदर पैसा डिसाइड करना है कि मार्केट में कितना पैसा है, ये टोटल कितनी सप्लाई हमने मार्केट में कर रखी है नोट्स की, उसको अगर हम लोगों को डिसाइड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 डिफरेंट मेजर्स लेंगे। फर्स्ट मेजर देखिए आप लोग, फर्स्ट मेजर में हम बात करेंगे M1, M2, M3, M4। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो मेजरमेंट नंबर 1 M1 इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD, C प्लस DD प्लस OD। अच्छा, C प्लस DD प्लस OD का मतलब क्या हुआ? C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। और उसके बाद आपका आता है DD ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। DD का मतलब क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स। देखिए आप इधर ये वाला मनी सप्लाई में, इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो पैसा है उसको हम क्या बोलेंगे, मनी। तो हमारी जो मनी है वो कौन सी कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है? मनी स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है? मनी हमारी स्टॉक कंसेप्ट है। हमने क्या बोला, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बोल रहे हैं कि आज की डेट में पूरे भारत में कितना पैसा है जो सर्कुलेशन में है, उसको हम बोलेंगे मनी सप्लाई। और ये हमें से स्टॉक कंसेप्ट होता है, फ्लो नहीं होता है। स्टॉक होता है कि कितना स्टॉक अभी मार्केट में है। अच्छा, अब वापस आ जाओ M1 पे। M1 दिया हुआ देखो, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, आपके पास और मेरे पास जो जेब में पैसा है, द करेंसी विच इज़ हेल्ड बाय द पब्लिक, आपके मेरी जेब में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। तो एक तो ये पॉइंट M1 में ऐड हो रहा है। सेकेंड पॉइंट जो आपका डिमांड डिपॉजिट्स है, वो डिमांड डिपॉजिट मतलब आपका पैसा जो बैंक के अंदर जमा है, बैंक के सेविंग अकाउंट्स में आपका पैसा जमा है, करंट अकाउंट में जो पैसा जमा हुआ है आपका, उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये कस्टमर अपनी डिमांड के ऊपर डिमांड से कभी भी बैंक के अंदर से विड्रॉ कर सकता है, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट बोला गया। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें आप लोग कभी भी टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। टाइम डिपॉजिट्स मीन्स विच कैन नॉट बी विड्रॉल इमीडिएटली और विच कैन बी विड्रॉल आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम डिपॉजिट्स। क्लियर? तो हमारे M1 में क्या क्या आया? देखो हमारे M1 में देखो फटाफट नोट्स के अंदर देखो, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, अदर डिपॉजिट्स में कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे ऐसे डिपॉजिट जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा है, जैसे IMF का कुछ पैसा पड़ा हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कुछ पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास, वर्ल्ड बैंक का कुछ पैसा पड़ा हुआ है। तो ये जो पैसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हैं, इन चीज़ों को तो हम लोग उसमें ऐड कर लेंगे। तीन चीज़ों को मिला के हम लोग M1 बोलते हैं। यही आपके कोर्स में सिर्फ यही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, M1। M2 M3 M4 नहीं पूछा जाता, बट फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी वेट करिए आप लोग, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं? M1 में हो गई तीन चीज़ें हो गई, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स एंड द अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ओके, अदर डिपॉजिट विद RBI में मैंने क्या बोला आपको? IMF के साथ में IMF का पैसा हो गया, वर्ल्ड बैंक का पैसा हो गया, वो इसके अंदर ऐड है। अब ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर आएगा आपको समझ में, ठीक है। बट एक चीज़ और, जो अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है, अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर रिजर्व बैंक के अंदर कुछ पैसा रखती है तो वो इंक्लूड नहीं है। वापस सुनना, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ पैसा रिजर्व बैंक के अंदर एज ए डिपॉजिट रखती है तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि दीज आर द पीपल, RBI और गवर्नमेंट, यही तो लोग हैं जो करेंसी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और करेंसी प्रोड्यूस करने वाले का ही पैसा अगर उसके अंदर पड़ा है तो उस चीज़ को हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, चलो M2 पे आते हैं। M2 क्या होता है? M2 सीधा सिंपल सा है। M2 में क्या करेंगे? पहले का जो M1 है, पहले का M1 जो है, पहले का M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, M2 में हमने बोला कि M1 तो पूरा ले लो, और इसमें एक चीज़ और ऐड कर दो कि पोस्ट ऑफिस में पड़ा हुआ जो पैसा आपका है वो भी ऐड कर दो। तो क्यों ना पोस्ट ऑफिस वाले पैसे को आपने पहले उसमें ऐड क्यों नहीं किया आपने? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात है ना, क्यों M2 बनाया? सीधी सी बात है कि M2 बनाने के पीछे क्या मकसद है? जब M1 में वो सारी चीज़ें आ गई है तो क्या ये सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस ये आप उसमें नहीं लिख सकते थे M1 में? तो M2 देने की ज़रूरत क्या है? अच्छा, एक चीज़, क्यों बनाया इसके पीछे रीज़न सुनिए आपको। देखो, M2 इसलिए बनाया कि M1 में हमने क्या बोला था कि डिमांड डिपॉजिट, बट डिमांड डिपॉजिट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक्स के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें। बट पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा होता है आपको चेक्स के थ्रू कभी नहीं निकलता है, उसमें चेक्स कभी आपको इशू होते ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे, क्योंकि वो डिमांड डिपॉजिट की कैटेगरी में एक तरह का डिपॉजिट्स है, बट वो डिमांड डिपॉजिट्स की कैटेगरी में नहीं आ सकता, इसलिए हमने इसको M2 की कैटेगरी में दिया। तो M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड M2। सारी बात समझ में? M1 हो गया, M2 हो गया। अब बात करते हैं M3 की। अच्छा, M3 क्या होता है? देखिए, बेसिकली M1 तो पहले का एज इट इज़ लेना ही लेना, और उसके साथ में क्या ऐड कर देना कि नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक। हमने M1 में डिमांड डिपॉजिट ऐड किया था, और M3 में हम क्या बोल रहे हैं कि M1 ले लो, तो M1 के अंदर डिमांड डिपॉजिट पहले ही आ गया। अब ये क्या हो रहा है? टाइम डिपॉजिट्स भी ले लो, और मैंने आपको क्या बोला था कि M1 में टाइम डिपॉजिट्स नहीं आता है, तो यहाँ पे M3 में बोल रहा है कि टाइम डिपॉजिट्स भी ले लो। ठीक है भैया, इसको भी ले लिया। तो यहाँ पे M3 में क्या हो गया? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, तो ये हमारा क्या कहलाता है? रियल फ्लो ऑफ या रियल
स्टॉक ऑफ मनी इन द मार्केट, कि मार्केट में रियल मनी कितनी है वो आप M3 के अकॉर्डिंग रियली फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड M3। आ रही बात समझिए। और एक M4 भी होता है। M4 क्या था? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सर्विस। ठीक है, तो ये चार हैं। अब ये चारों में से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ M1 इम्पोर्टेंट है, बाकी नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और वो लास्ट टॉपिक है, आई थिंक वो नेक्स्ट 5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, सो डोंट वरी। अगला टॉपिक है हमारा, वो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक, एंड द लास्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ मनी, या क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। बेटा देखो, इन नोट्स के अंदर आपको इवैल्यूएशन ऑफ मनी वाले जो टॉपिक दे रखा है, उस इवैल्यूएशन ऑफ मनी वाले टॉपिक में बेसिकली हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, बट वो इवैल्यूएशन ऑफ मनी वाला टॉपिक जो था वो इसमें वो पॉइंट्स नहीं थे, मैंने आपको अलग से पॉइंट्स लिखवा दिए उसके। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। अब यहाँ देखो फिएट मनी लिखा हुआ है, फिएट FIAT, फिएट मनी। टाइप्स ऑफ मनी में सबसे पहले हम बात करेंगे फिएट मनी। व्हाट इज़ फिएट मनी? देखो, फिएट मनी का सिंपल सा मीनिंग ये होता है, इट इज़ द मनी बैक्ड बाय द ऑर्डर फिएट ऑफ द गवर्नमेंट, द मनी विच इज़ अ मनी बाय विच इज़ ऑथराइज्ड बाय द लॉ ऑफ लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, लॉ ऑफ लैंड। लैंड का मतलब, लॉ ऑफ लैंड का मतलब होता है विच इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। एक ऐसी मनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, RBI। ओके, यहाँ पे ऐसी मनी, द मनी विच इज़ ऑथराइज्ड बाय RBI इज नॉन एज फिएट मनी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बैक्ड, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको ऑथराइज है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिएट मनी। क्लियर बात है? फिएट मनी। एक और होती है फिडुकेरी मनी। व्हाट इज़ फिडुकेरी मनी? अच्छा, ऐसी मनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज तो है, ऐसी मनी। देखो यहाँ पे फिएट मनी को हमने बोला कि विच इज़ ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट। अब फिडुकेरी मनी में क्या होता है कि विच इज़ बैक्ड बाय म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। पेयर और पेई के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर जो चीज़ बेस्ड हो। देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक ऐसी मनी जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज तो नहीं करी, बट हम लोग उसको, हम अपने ट्रस्ट के ऊपर या म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए या म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर उस चीज़ को जब हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? फिडुकेरी मनी। फिडुकेरी का मतलब होता है विश्वास। और ये मैं लास्ट टाइम भी आपको बता चुका हूँ, फिडुकेरी रिलेशनशिप एक प्रमोटर का बिजनेस के साथ फिडुकेरी रिलेशनशिप होता है। ये मैं क्लास 11th में पढ़ा चुका हूँ कि एक प्रमोटर और एक बिजनेस दोनों के बीच में फिडुकेरी रिलेशनशिप होता है, ऐसे रिलेशनशिप विच इज़ बेस्ड ऑन द ट्रस्ट। और यहाँ पे भी हम क्या बात करेंगे? फिडुकेरी मनी। ये क्या हम पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी या टाइप्स ऑफ मनी, मनी के डिफरेंट टाइप्स। तो जिसमें हमने पहले पढ़ा फिएट मनी। फिएट मनी कौन सी मनी होती है? ऐसी मनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथोराइज कर रखी है, जो विच इज़ ऑथराइज बाय लॉ ऑफ लैंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिएट मनी। क्लियर? सेकेंड, फिडुकेरी मनी। अच्छा, फिडुकेरी मनी होती क्या है? फिडुकेरी मनी विच इज़ मनी विच इज़ बेस्ड ऑन द ट्रस्ट। फॉर एग्जांपल सुनिएगा ध्यान से। आप बिहार में रहते हैं, आप लोग बिहार में रहते हैं, और बिहार और नेपाल की क्या बॉर्डर बिल्कुल टच होती है। आप इजीली बिहार से नेपाल जा सकते हैं, नेपाल वाले बिहार आ सकते हैं। अब होता क्या है कि जितने भी बिहारी लोग हैं नेपाल में जाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, वहाँ पे से पैसा लेके इधर आ जाते हैं। नेपाली बहुत सारे इंडिया में आते हैं, यहाँ आते हैं, काम करते हैं या कुछ चीज़ें खरीदते हैं, तो वो क्या करते हैं? नेपाली करेंसी आपको देते हैं। बट इंडिया है तो भैया नेपाली करेंसी इंडिया में नहीं चलेगी, इंडियन गवर्नमेंट तो लेगी नहीं हमसे। तो होगा क्या कि बट फिर भी वहाँ के लोग उस करेंसी को क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि म्यूचुअल ट्रस्ट पे वापस उधर जाएंगे, उधर दे के आ जाएंगे, और म्यूचुअल ट्रस्ट पे ले लेते हैं। वहाँ के लोग आपको देंगे, और अब इंडियन जाएंगे तो इंडियन लोग भी नेपाल में जाएंगे, तो नेपाल में जाकर इंडियन रुपीज़ दे देंगे, तो वो भी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसा सेम द मनी विच इज़ बेस्ड ऑन द ट्रस्ट और मनी विच इज़ म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फुल बॉडी फिडुकेरी मनी। ऐसी मनी जिसको आप ट्रस्ट पे करते हैं। अच्छा, फुल बॉडीड मनी क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल बॉडीड मनी जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है एग्ज़ाम में थोड़ा सा। एक फुल बॉडीड मनी आती है और एक लीगल टेंडर मनी आती है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान से सुनिएगा, यही चीज़ है। लास्ट अगले 5 मिनट के अंदर टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, बट अब 5 से भी कम मिनट लगेंगे। देखो ध्यान से, फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू इट्स मनी वैल्यू इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी।
फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू और उसकी नॉन मॉनेटरी वैल्यू दोनों इक्वल है। देखो एक चीज़ से बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि हमारे इंडिया में हमने पहले बात कर चुके हैं कि हमारे इंडिया में जो पहले गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स चलते थे वो बंद क्यों है। बंद इसलिए होते थे कि हमारे इंडियन जो हैं बहुत दिमाग वाले लोग हैं। हम लोग क्या करते थे उसको, क्या सरकार ने कोई गोल्ड का या कॉइन मार्केट में डाला, सपोज़ 5 रुपये का कॉइन था या 1 रुपये का कॉइन था, वो गोल्ड का बना हुआ, प्योर गोल्ड का बना हुआ, और सरकार ने मार्केट में चलाने के लिए डाल दिया। अब जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल थे वो लोग क्या करते थे, उस कॉइन को अपने पास रख लेते थे और उसको मार्केट में वापस जाने नहीं देते थे। अब वो क्या करते थे, उस 1 रुपये के कॉइन को क्या करते थे, मेल्ट करते थे, और जैसे ही मेल्ट करके उसको मार्केट में उस गोल्ड को बेच देते थे, उसके बदले फिर से 10 नए गोल्ड के कॉइन आ जाते थे। तो एक गोल्ड के कॉइन को मेल्ट करके बेचने में ज़्यादा पैसा मिलता था, ना कि वो गोल्ड का 1 रुपये का कॉइन एज इट इज़ 1 रुपये का वापस मार्केट में चलाने से उनको फ़ायदा नहीं होता था। तो वो क्या करते थे, उस गोल्ड कॉइन को मेल्ट कर देते थे, और मेल्ट करने से उनको पैसा ज़्यादा आ जाता था। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने वो गोल्ड कॉइन और मेटलिक कॉइन सारे बंद कर दिए थे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बात करें कि यहाँ पे क्या क्या फुल बॉडी मनी, कैसी मनी जिसको आप पिघलाओ और मेल्ट करो, बाद में भी उसकी वैल्यू उसके मॉनेटरी वैल्यू के बराबर या उससे कम ही रहेगी, उसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। 1 रुपये का कॉइन आज आप क्या निकालो, उसको मेल्ट करो, पिघालो, मार्केट में बेचने जाओ, कोई आपको 1 रुपये में उस मेल्ट किए हुए चीज़ को खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, कोई उसको 1 रुपया भी नहीं देगा। वही चीज़ है, उसको हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी, कि जिसकी इंटरेस्टिक वैल्यू इज़ इक्वल्स टू इस मनी वैल्यू। यानी कि जितना ऐसे डायरेक्ट चलाने 1 रुपया मार्केट में चलाने जाओगे तो जितना पैसे, जितने चॉकलेट्स आएगी उतना ही, अगर आप उसको गला के बेचोगे तो भी उतना ही पैसे आएंगे। तो इट्स क्लियर। अच्छा एक चीज़ और, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मतलब मनी यहाँ पर हम लोग सब जानते हैं कि मोर देन इंटरेस्टिक वैल्यू होती है। प्लास्टिक मनी और ये सब आपकी क्रेडिट मनी के अंदर ही आते हैं। जैसे आपके पास जो कार्ड है, उस कार्ड का क्या वैल्यू है? कार्ड की वैल्यू कुछ भी नहीं है, बट कार्ड से आप हज़ारों लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन बैंक के स्वैपिंग मशीन्स पे आप लोग करते हैं, स्वैपिंग करते हैं उसको, तो वो स्वैपिंग तो करते हैं, तो वो सब अभी क्रेडिट मनी होती है। क्रेडिट मनी मतलब आपके डेबिट, आपके क्रेडिट कार्ड्स। सिंपल सी बात है, आपके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं वो सारे क्रेडिट कार्ड्स, इसमें आपकी जेब में पैसा नहीं हो फिर भी आपका क्रेडिट कार्ड से आप स्वैपिंग करके पैसे निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट भी मैंने 11वीं क्लास में पढ़ा चुका हूँ मैं, नहीं आता है तो मुझसे दोबारा पूछ लेना आप लोग, ठीक है। लीगल टेंडर मनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल टेंडर मनी। अच्छा लीगल टेंडर मनी देखो होता क्या है, हैज़ अ लीगल सेंक्शन बाय द गवर्नमेंट। बस यहाँ पे डेफिनेशन में इतना ही दिया हुआ है, बट बेटा इसको मैं आपको थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करूँगा, है ना। तो लीगल टेंडर मनी होता क्या बेसिकली, देखिए लीगल टेंडर 2 टाइप का होता है, एक होता है लीगल टेंडर और एक होता है नॉन लीगल टेंडर। लीगल टेंडर और नॉन लीगल। लीगल टेंडर का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज है, ऐसा पैसा, एक ऐसे मनी, ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हाँ ये पैसा मार्केट में चलेगा, आज से इस चीज़ को 2000 रुपये का नोट बोला जाएगा, इसको बोलते हैं लीगल टेंडर। और नॉन लीगल टेंडर उसको हम बोलेंगे जिसकी वैल्यू गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय कर दी है, गवर्नमेंट खत्म कर दी। जैसे आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 रुपये के जो नोट्स है उनका लीगल टेंडर कैंसिल कर दिया था, उनका लीगल टेंडर कैंसिल कर दिया था। उसको क्या बोलेंगे, नॉन लीगल टेंडर मनी, जिसका कोई वैल्यू नहीं, कचरा है बिल्कुल, अंडरस्टैंड, वो होता है नॉन लीगल टेंडर। बट लीगल टेंडर जो मनी होता है उसको मतलब होता है गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड है, उसको हम लीगल टेंडर बोलेंगे। और गवर्नमेंट से ऑथोराइज को लीगल टेंडर बोलो या फिएट मनी बोलो, यहाँ पे देखो ये, या उसको फिएट मनी बोलो या फिर उसको आप क्या बोलो, उसको लीगल टेंडर बोलो, दोनों पे बात एक ही है, ठीक है, क्लियर, दोनों की बात एक ही है। जिसमें पहले होता है ना लीगल टेंडर में, ठीक है, ये लीगल टेंडर। अब लीगल टेंडर के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने बोला है कि लिमिटेड लीगल टेंडर होता है। एक क्या होता है, लिमिटेड है ना, एक क्या होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, और एक होता है अनलिमिटेड। एक लिमिटेड लीगल टेंडर होता है कि अनलिमिटेड। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के कुछ रुपए, कुछ पैसे ऐसे हैं जिसको आप एक लिमिट तक ही एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य, उससे ज़्यादा अगर वो पैसा कोई आपको देगा तो आप मना कर सकते हो कि भैया मैं ये पैसा नहीं लूँगा। क्लियर कैसे? फॉर एग्जांपल 1 पैसे से लेके 25 पैसे तक के कॉइन, ध्यान से सुनना, 1 पैसा, रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 पैसे से लेके 25 पैसे तक के जो कॉइन्स मार्केट में हैं उसको आप
लाइबल हैं एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ 25 रुपये तक। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से 30 रुपये मांगते हो, आप किसी से 30 रुपीज़ मांगते हो, तो अगर वो आपको सारे 10-10 पैसे के कॉइन ला के दे दे, सारे 1-1 पैसे के कॉइन ला के दे दे, तो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। बट कहाँ तक? 25 रुपये तक। वो आपको 30 ही रुपये के 1-1 पैसे के कॉइन ला के देता, आप मना कर सकते हो कि नहीं, मैं एक्सेप्ट करने के लिए लाइबल कहाँ तक? वो 25 रुपये तक। और एक्स्ट्रा जो 5 रुपये है वो आपको दूसरे फॉर्म में देने पड़ेंगे, 1 रुपये में या 2 रुपये में, इसमें देने पड़ेंगे। बट मैं 25 रुपये से ज़्यादा नहीं सकता, उसको बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। और जैसे हमारे 50 पैसे का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन भी अगर आपको कोई देता है तो आप 10 रुपये तक उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा एक्सेप्ट करना आपके ऊपर नहीं। आप चाहे तो करो, नो प्रॉब्लम, आपको दे रहा है, आपकी मर्जी, आप चाहे तो एक्सेप्ट करो। बट कुछ ज़बरदस्ती आपको बोलो कि नहीं, अगर आप 1 लाख रुपये किसी से मांगते हो और आपको बोले कि सारे 50-50 पैसे के कॉइन दे दूँगा, तो 1 लाख रुपये मांगता है तो ये ले 1 लाख रुपये, सारे 50-50 पैसे कॉइन नहीं, आप उसको मना कर सकते हो कि नहीं, 50 पैसे के कॉइन मैं सिर्फ 10 रुपये तक ले सकता हूँ, उसके बाद सारे पैसे आपको दूसरे फॉर्म में देने पड़ेंगे, या दूसरे कॉइन्स के अंदर देने पड़ेंगे, या दूसरे रुपये में देने पड़ेंगे। क्लियर? उसको बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर में सीधा बोला कि 1 पैसे से लेकर 25 पैसे तक के जितने भी पैसे हैं सारे आपको 25 रुपये तक वैलिड है, और 50 पैसे का कॉइन 10 रुपये तक वैलिड है। ठीक है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर, 1 रुपये से लेके जितने भी नोट्स मार्केट में चलते हैं, 1 रुपये के कॉइन या नोट से लेके जितने भी नोट और कॉइन्स मार्केट में चलते हैं, सारे हमारे क्या कहलाते हैं? अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहलाते हैं। क्लियर बात? अनलिमिटेड है। उसको चाहे मान लो आप किसी से 1 लाख रुपये मांगते हो, उसने आपको 1 रुपये के कॉइन ला के दे दी 1 लाख, आप उसको मना नहीं कर सकते भाई मैंने लूँगा। क्यों? क्योंकि वो लीगल टेंडर है, और वो भी अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, इसलिए आप उसको कभी मना नहीं कर सकते कि मैं ये पैसा नहीं लूँगा। अगर आपने मना किया तो वो आपके खिलाफ केस कर सकता है। इसलिए लीगल टेंडर मनी जो होती है वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होती है। 2 टाइप की होती है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी और लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड। ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक आपको सबको समझ में आया? ठीक है? और कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब ये हमारा जो मनी वाला जो चैप्टर है यहाँ फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो बचा हुआ है अभी हमारा बैंकिंग चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके जस्ट बाद में। यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 मनी पूरी तरीके से कंप्लीट है। ईच एंड एवरी पॉइंट वी हैव इंक्लूडेड इन दिस। सो ऑल दिस टॉपिक आपको आपकी कॉपी के अंदर लिखने हैं। क्लियर? आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं, कॉपी बनानी है, नोट्स बनाने हैं। आई एम गोइंग टू चेक दैट नोट्स। क्लियर? इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट कॉल मी एंड आस्क फॉर दैट ऑल्सो। डोंट हेजिटेट टू आस्क। क्लियर? ओके, थैंक यू, goodbye.